वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती और आप सबको एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। चूँकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं क्लास कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए साथियों मैं माफ़ी का पात्र हूँ। उसके लिए सॉरी दिल से साथियों। और आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास भी काफ़ी लेट है। कल से जो क्लास मिलेगी आपको वो टाइम टू टाइम मिलेगी और टाइम वही 12 बजे जो पहले टाइम था हमारा। तो साथियों, आज से हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम ओल्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से क्या होता है साथियों कि एक तो हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और हमारा वो टॉपिक भी क्लियर होता है। चूँकि मैं क्वेश्चन को काफ़ी एक्सप्लेन कराऊंगा, जितनी कोशिश मेरी होगी उतने एक्सप्लेन कराऊंगा। और साथियों, हम कोशिश करेंगे कि टिल एग्ज़ाम तक को 10 सालों के जो प्रश्न हैं वो हम उनका विस्तृत हल कर सकें, उनका एक्सप्लेन कर सकें। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम जून 2010 के सेकंड पेपर की। साथियों, चूँकि पहले जो सब्जेक्ट के पेपर होते थे वो 2 पेपर होते थे, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। और फर्स्ट पेपर हमारा वही होता था जो आज होता है। बाकी सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। तो यहाँ मैंने जो पेपर लिया है वो जून का 2010 जून का सेकंड पेपर है। इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित है। तो साथियों, मैंने यहाँ सारी मान्यताओं को एक साथ ले लिया है जिन मान्यताओं पर मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित है। तो साथियों, ये सिद्धांत उपभोक्ता के विवेकपूर्ण पर आधारित है कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का क्रय या उसकी मांग या उसके उपभोग की मात्रा के संबंध में कोई भी वस्तु, जैसे किसी उपभोक्ता ने किसी वस्तु का क्रय किया, तो उस वस्तु का क्रय करते समय उपभोक्ता ये जानता है कि इससे हमें कितनी उपयोगिता मिलेगी, हमें कितनी संतुष्टि मिलेगी। और मार्शल ने जो उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा भी है। तो इसी पर आधारित इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उनको देखते हैं। नंबर 1, उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। नंबर 2, सीमित साधन या सीमित मौद्रिका है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि साधन जो होते हैं वो सीमित हैं और जो जिस व्यक्ति की भी आय होती है या व्यक्तियों की जो आय होती है वह सीमित आय होती है। उपयोगिता का संख्यात्मक माप। मार्शल के उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पर जो उपयोगिता की माप होती है वह संख्यात्मक होती है। संख्यात्मक माप विश्लेषण विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को योगात्मक मानता है। कहने का मतलब उसे हम योग कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं। क्रमागत उपयोगिता हास्य नियम का क्रियाशीलन होता है। साथियों, यहाँ क्रमागत उपयोगिता हास्य नियम का क्रियाशीलन होता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर रहने वाली मान्यता है। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है कैसी रहेगी साथियों, स्थिर रहेगी। उपभोक्ता हमेशा कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। उपभोक्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। साथियों, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है। उत्कृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव शून्य होता है। सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं हैं। निकृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह सेकंड है, क्योंकि ये वक्तव्य वाला क्वेश्चन है साथियों। और इसमें जो आंसर है वो 1, 3 और 4 है। बाकी 1 जो है गलत है, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु के मामले में आय प्रभाव कभी भी शून्य नहीं होता है। तो साथियों, देख लेते हैं एक्सप्लेन इसका। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात इनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। निकृष्ट वस्तुओं के मामले में
या निकृष्ट वस्तुओं की मांग आय वृद्धि के साथ घटती है, अर्थात ऋणात्मक आय प्रभाव अपेक्षित अधिक शक्तिशाली होता है। परंतु सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती हैं। साथियों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लाभ अधिकतम करने वाली फर्म। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट क्या साथियों, मिस टाइपिंग हुई है। लाभ अधिकतम करने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन रोक देगी यदि औसत कीमत। कहने का मतलब ये है, ये पूछा गया है कि अगर कोई फर्म है वो अल्पकाल में अपना उत्पादन कब रोक देगी। तो साथियों, औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम है, सीमांत लागत से कम है, औसत कुल लागत से कम है, औसत कुल लागत के बराबर है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम है। अगर औसत परिवर्तनशील लागत कम होगी तो क्या करेगी, जो फर्म है वो अल्पकाल में, साथियों अल्पकाल की बात चल रही, वो अपना जो उत्पादन है वह रोक देगी। अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ, हानि व सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। हानि की स्थिति में कोई भी फर्म उद्योग में तब तक रहेगी जब तक फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों के अलावा स्थिर लागतों का भी कुछ भाग अर्जित करती रहेगी। परंतु जब बाजार कीमत इतनी गिर जाए कि फर्में अपनी परिवर्तनशील लागत ही न निकाल पाएं, तब वह उत्पादन बंद कर देती है। साथियों, जब किसी फर्म को कुछ बचेगा ही नहीं तो वह उत्पादन क्यों करेंगी। साथियों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दीजिए। जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे रहता है तो औसत लागत वक्र ऊपर चढ़ रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी, जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के ऊपर है तो औसत लागत वक्र आवश्यक रूप से नीचे की ओर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां औसत लागत स्थिर है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह नंबर 1 और नंबर 1 में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों, देखते हैं कि ये कैसे होता है। सीमांत लागत वक्र, मार्जिनल कर्व, औसत लागत वक्र, एवरेज कर्व को उस निम्नतम बिंदु पर काटता है जहां औसत लागत स्थिर रहती है। औसत तथा सीमांत दोनों वक्रों की आकृति यू आकार की होती है। साथियों, ये जो है मैंने बताया कि सीमांत लागत वक्र, साथियों सीमांत लागत वक्र है और ये औसत लागत वक्र है को उस निम्नतम बिंदु पर काटता है जहाँ औसत लागत स्थिर होती है। तो साथियों, जो औसत लागत स्थिर है वो इस वाले पॉइंट पर होगी, इस वाले पॉइंट पर, और यहीं पर सीमांत लागत वक्र इसको काटेगा। साथियों, जब औसत वक्र गिर रहा होता है तो सीमांत वक्र उससे अधिक तेजी से गिरता है और औसत वक्र से नीचे रहता है। जब औसत वक्र ऊपर उठ रहा होता है तो सीमांत वक्र उससे तेजी से उठकर औसत वक्र से ऊपर रहता है। साथियों, जब ये गिर रहा है तो ये सीमांत वक्र जो है वो एवरेज कर्व जो है, औसत वक्र जो उससे नीचे है, और जैसे ही एवरेज वक्र बढ़ता है तो ये इससे तेजी से बढ़कर ऊपर चला जाता है जब औसत वक्र न्यूनतम होता है। तो साथियों, इसका जो कंडीशन होती है AC बराबर NC। साथियों, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत निम्नांकित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है। साथियों, से हो गए एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। साथियों, जो अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत है वह एकाधिकार प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, बाकी एकाधिकार, अल्पाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। साथियों, अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत एकाधिकारी प्रतियोगिता के साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर चैम्बरलिन व श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता की विचारधारा प्रस्तुत की। अर्थशास्त्री प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए
निम्नांकित का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, एक ध्यान रखना आवश्यक है। कारक कीमत में परिवर्तन का बाह्य प्रभाव, कारक कीमत में परिवर्तन का आंतरिक प्रभाव, एकाधिकारी शोषण, नंबर 4 किरताधिकारी। तो साथियों, बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए निम्नांकित में से कारक कीमत में परिवर्तन का बाह्य प्रभाव, इसको ध्यान रखना आवश्यक होता है। बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए कारक कीमत में परिवर्तन की बाह्य प्रभाव का ध्यान रखना आवश्यक होता है। साथियों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में संतुलन की संभावित स्थितियों में सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सम उत्पादक वक्र एक दूसरे को काटते हैं, आगतों का सीमांत उत्पाद बराबर है ए और बी दोनों। तो साथियों, यहाँ आपको जो चित्र में दिखाया गया है ये एजवर्थ बॉक्स है। ये सम उत्पाद वक्र हैं, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व जिन्हें हम बोलते हैं, ये आईसी कर्व हैं। तो साथियों, ये एक दूसरे को स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। ये कहीं सम उत्पाद एक दूसरे को नहीं काट रहे और नहीं बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में संतुलन की संभावित स्थितियों में सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ना ही कि काटते हैं। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कीन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, जब प्रयोज बढ़ती है, साथियों प्रयोज आय हो गई है, प्रयोज आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है परंतु आनुपातिक रूप से कम। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक होती है परंतु इकाई से कम होती है। जब प्रयोग आय बढ़ती है तो उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति कम होती है और इसके विपरीत आय के सब स्तरों पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बराबर होती है। तो साथियों, आय के सब स्तरों पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति जो होती है वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बराबर कभी नहीं होती है। तो साथियों, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जब प्रयोज आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है परंतु आनुपातिक रूप से कम, ये बात बिल्कुल सही है। और जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक होती है तो परंतु इकाई से कम होती है। जब प्रयोग आय बढ़ती है तो उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति कम होती है और इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है। साथियों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन। कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में उपभोग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार समस्त उपभोग समस्त चालू प्रयोज आय का फलन है। समस्त उपभोग, साथियों यहाँ उपभोग आएगा, आप उपभोग को ऐड करें। समस्त उपभोग समस्त चालू प्रयोज आय का फलन होता है। साथियों, आगे देखते हैं। C बराबर A प्लस सी वाई, C बराबर A प्लस सी वाई, जहाँ A स्वायत्त उपभोग है, C सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और Y जो है प्रयोज आय है। साथियों, YD होता है, ये YD है। उपभोग तथा आय में यह संबंध कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इसके अनुसार जब आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है परंतु अपेक्षाकृत कम मात्रा में। अन्य शब्दों में, आय में वृद्धि या कमी होने पर उपभोग व्यय भी बढ़ता है या घटता है परंतु आनुपातिक रूप में नहीं। इस गैर आनुपातिक उपभोग फलन की धारणा का अर्थ है कि अल्पकालीन औसत प्रवृत्ति APC और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC दोनों मेल नहीं खाती है, बल्कि APC लेस देन MPC तथा MPC धनात्मक होती है परंतु इकाई से कम, अर्थात 0 ग्रेटर देन MPC ग्रेटर देन 1। कीन्सीय उपभोग फलन को अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में स्थिर मान लिया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। संतुलित बजट गुणक के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? साथियों, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। स्वायत्त करों के मामले में संतुलित बजट गुणक का मूल इकाई के बराबर होता है। आनुपातिक करों के मामले में संतुलित बजट गुणक का मूल इकाई से कम होता है। संतुलित बजट गुणक का मूल सदैव इकाई के बराबर होता है, चाहे कर स्वायत्त हो या आनुपातिक। सरकारी व्यय गुणक का मूल कर गुणक के मूल से ज़्यादा होता है।
साथियों इसका जो सही ऑप्शन है वह नंबर 3, संतुलित बचत गुणक का मूल सदैव इकाई के बराबर होता है, चाहे कर स्वायत्त हो या आनुपातिक। साथियों एक्सप्लेन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। संतुलित बचत गुणक का प्रयोग एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत करों में वृद्धि की कर की दर सरकार व्यय में वृद्धि की दर के बराबर होता है। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। साख का सृजन नकदी रिजर्व अनुपात के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। साख सृजन नकदी रिजर्व अनुपात के साथ धनात्मक रूप से परिवर्तित होता है। बंद पत्र कीमत और ब्याज की दर प्रतिलोमता संबंधित है। बंद पत्र कीमत और ब्याज की दर धनात्मक रूप से संबंधित है। तो साथ ही इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ए और सी। साख का सृजन नकदी रिजर्व अनुपात के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। बंद पत्र कीमत और ब्याज की दर प्रतिलोमता संबंधित हैं। साथियों एक्सप्लेन देख लेते हैं। साख का सृजन नकदी रिजर्व अनुपात के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। अन्य शब्दों में व्यापारिक बैंकों को अपनी नगद राशि का एक निश्चित नगद भाग नगद शेष कोष के रूप में रखना अनिवार्य होता है। यदि ये प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो साख सृजन की शक्ति पहले से कम हो जाएगी, पर यदि इस प्रतिशत को कम कर दिया जाए तो साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। बंद पत्र कीमत और ब्याज की दर प्रतिलोमता संबंधित है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो साथी मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वह साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथियों आप हमारी क्लास कंटिन्यू डेली चलेगी और डेली क्लास हमारी 12 बजे तक आ जाएगी। 12-1 के बीच में डेली क्लास आया करेगी हमारी। और साथियों मैं ऐसे ही इस तरह से एक्सप्लेन क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और अगर आपको इसमें कुछ चेंज चाहिए या कुछ अलग चीज़ चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो साथियों कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।